हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम आगे बढ़ रहे हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और आज हम चलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम जो कर रहे हैं पार्ट, वो बिल्कुल बेसिक कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि सिक्स से टेंथ तक आपने जो कार्बन एंड कंपाउंड्स पढ़ा है, वहां से लेके और प्लस टू तक की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम कवर करेंगे। चलिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इतना आसान करते हैं कि उसको सुनने के बाद, देखने के बाद कभी दिमाग में परेशानी नहीं आए। मेरे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यूअस जो लेक्चर हमारे पास चल रहे हैं इनको देखते रहिए। मैं 100% अश्योर करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, आसानी से उसको कवर कर लेंगे। तो चलिए, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये टॉपिक आपका प्लस वन में भी इम्पोर्टेंट है और टेंथ क्लास के बिहाफ से भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। लेट्स वी स्टार्ट। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वन के पार्ट में चल रहे हैं और आज हमारा क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर चैप्टर है, जिसके अंदर हम लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और लास्ट हम लेक्चर नंबर 1 कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारे पास रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इसके अंदर दो सब टॉपिक हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड होमोलोगस सीरीज। तो लेट्स वी स्टार्ट। अगर हम बात करें सबसे पहले कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, हम लेके चल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये मेन टॉपिक है जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फर्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है वो आता है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके बाद हम सेकंड लेंगे इसके अंदर दूसरा टॉपिक, जो होगा होमोलोगस सीरीज। मेन टॉपिक हमारे पास ये, हेडिंग डाल लीजिए। बुक नोटबुक आपके पास है, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स ये मान के चलिए कि आपको काफी हेल्प करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और उसका पहला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला होता है मोलिकुलर फॉर्मूला और सेकंड जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला हमें क्या देता है कि गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम। कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, कितनी टाइप्स हैं। जैसे एग्जाम्पल पे अगर हम C2H6 को देखें, C2H6 के अंदर नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? दो कार्बन एटम है एंड इसके अंदर 6 हाइड्रोजन एटम है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो ये देता है। सेकंड, हाउ मेनी एटम्स आर देयर? देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ एटम। दो टाइप्स के एटम प्रेजेंट है। ये इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? ये देगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो कोई भी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन के केस मिलेंगे, इस तरह से अगर लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। अगर हम सेकंड एग्जांपल लें तो इसके अंदर टाइप्स ऑफ एटम, देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ एटम, वन कार्बन, सेकंड हाइड्रोजन, थर्ड वन ऑक्सीजन। एंड इट्स आल्सो गिव द नंबर ऑफ एटम, देयर आर द टू कार्बन एटम, सिक्स हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन एटम। ऐसी अगर हमें इंफॉर्मेशन प्राप्त होती हैं, इफ यू आर गेटिंग सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, देन इट इज नोन एज द मोलिकुलर formula. Now, what's the second type? In case of second type, we have studied about the structural formula. If this compound, ये जो कंपाउंड है, इस फॉर्म में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर फॉर्मूला। और यदि हम इसको बॉन्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें, हाउ द एटम्स आर बॉन्डेड टू ईच अदर, like that, there are the two carbon atoms and we know that carbon atoms have tetravalency property. So हम कार्बन की हमेशा चार इस तरह से बॉन्ड दिखाएंगे। एंड वी आल्सो टेकिंग सेकंड कार्बन एटम, दिस आल्सो हैव द फोर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और इस तरह से हम हाइड्रोजन इसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा। इस केस में अगर हम देखें तो सेम, देयर आर द टू कार्बन एटम्स, दोनों कार्बन एटम लिए, ऑक्सीजन ली और इस तरह से रखा हमने। तो हमारे पास कार्बन के फोर बॉन्ड्स होते हैं, सेकंड कार्बन के फोर बॉन्ड्स होते हैं, लेवी स्ट्रक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं। और ऑक्सीजन के सिक्स एटम होते हैं। तो सिक्स में से ये देखिए, दो साइड में लेके एट पूरा कर लेगा और ये एक हाइड्रोजन से लेगा तो इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है। और ये इस तरह से इसकी रिप्रेजेंटेशन। यदि ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, देन इट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और इस तरह से लिखा जाएगा, दैट इज नोन एज द मोलिकुलर फॉर्मूला। तो वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है जो कि आपने कर लिया होगा। थर्ड रिप्रेजेंटेशन आती है, उसको हम बोलते हैं
बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, क्या बोलते हैं थर्ड को हम? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, इसको समझने के लिए हम कुछ एस्पेक्ट्स पे आते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में नोट्स बना सकते हैं आप साथ साथ, क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है। फर्स्ट, सी एच बॉन्ड आर नॉट शोन। इस रिप्रेजेंटेशन में कभी भी, जैसे ये कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस बॉन्ड को कभी भी शो नहीं करेंगे हम, पहला पॉइंट। उसके बाद कार्बन एटम्स आर शोन बाय द कॉर्नर एंड टर्मिनल पॉइंट्स। जैसे ये हमारे पास है CH2, सी एच सॉरी CH3 ऐसे है, तो इसके अंदर ये ऐसे कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन यदि इसकी रिप्रेजेंटेशन बॉन्ड लाइन में करना है तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं दिखाएंगे हम, मतलब C और C। अगला पॉइंट कहता है कार्बन एटम शोन बाय द कॉर्नर, और जो कार्बन एटम्स हैं उनको भी हम नहीं दिखाएंगे, वो हमेशा कॉर्नर्स पे रहते हैं। मतलब ये सीधी लाइन है, अगर इस लाइन को ऐसा खींच दें हम, इसका मतलब इस टर्मिनल पे कार्बन एटम प्रेजेंट है। और यदि ये मान लीजिए हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, तो इसके हाइड्रोजन कार्बन नहीं दिखाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इससे इस कार्बन पे, तो ये 1 कार्बन, ये सेकंड कार्बन, और हमें पता है CS बॉन्ड दिखाएंगे नहीं। अब दूसरे से दूसरे पे देखो, ये कार्बन देखो टर्मिनल पे हो गए ना, ऐसे जिगजैग फॉर्म में दिखाएंगे ये। तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब कि बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन ए जिगजैग मैनर। जो बॉन्ड्स हैं वो हमेशा इस तरह से जिगजैग मैनर में, ये जिगजैग फॉर्म होती है ऐसे, किसी को भी रिप्रेजेंट करना, ये जिगजैग फॉर्म कहलाती है। क्लियर? तो कार्बन एटम्स आर शोन बाय द कॉर्नर्स, तो कार्बन एटम हमेशा कॉर्नर, देखो ये इधर कर दिया, इधर जिगजैग कर देंगे तो ये कॉर्नर बन जाएगा, इधर करेंगे तो ये कॉर्नर, ये करेंगे तो इधर कॉर्नर। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला था, दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। और ये हमारे पास कौन सा है, दैट इज नोन एज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलेंगे। ऐसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है। अगला पॉइंट कहता है हाइड्रोजन एटम्स आर नॉट शोन, कभी भी हाइड्रोजन एटम हम शो नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट, कार्बन कार्बन बॉन्ड आर शोन बाई ए स्ट्रेट लाइन, कहता है एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में सिर्फ हम स्ट्रेट लाइन शो करेंगे। अगला पॉइंट कहता है कार्बन डबल बॉन्ड्स आर शोन बाय द डबल लाइन। यदि ये हमारे पास केस है, जैसे ऊपर आप देख पा रहे हैं, तो CH3, ये अपने पास है CH3, ठीक है, और CH3, और ये इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है यहाँ, ये इसके बीच में सिंगल या ट्रिपल बॉन्ड है। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस कार्बन से इस कार्बन तक, फिर इस कार्बन से इस कार्बन तक, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ तक। इनके बीच में सभी में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, लेकिन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन हुई है, इसके दोनों तरफ बॉन्ड और लगा देंगे, तो ये हमारे पास इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, और यहाँ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, जहाँ है उस पोजिशन पे हम उसको, ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल लाइन से शो करेंगे, डबल बॉन्ड है तो डबल लाइन से शो करेंगे। आई होप कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही एग्जाम्पल नीचे वाले लेते हैं, तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5, तो देखो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो साइड में रह गए ब्रांच, ये ब्रांच कैसे हैं, ऐसे हैं, क्योंकि कार्बन को हमेशा टर्मिनल से शो करते हैं तो ऐसे, और हाइड्रोजन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। एक ब्रांच नीचे की तरफ है तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाती है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। आई होप ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम चलते हैं, इस पार्ट में आगे बढ़ते हैं हम। कुछ एग्जाम्पल से बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं और इस बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन को समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम। जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, ऐसे कंपाउंड आपको दे रखा है, ठीक है। अब इसके हमें क्या करनी है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन करनी है। बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, नंबर करेंगे 1 2 3। अब हमारे पास देखो सीधी स्ट्रेट लाइन में देखोगे तो ऐसे देखो, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, ऐसे कार्बन है 1 2 3, 1 2 3, 3 कार्बन है ना हमारे पास, 1 2 3। लेकिन एक्चुअल में हम किस फॉर्म में, जिगजैग फॉर्म में दिखाएंगे, तो एक से दूसरे कार्बन पे, तो कार्बन नंबर 1 और ये हो गया कार्बन नंबर 2, तो इन दोनों के बीच में क्या होगी, स्ट्रेट लाइन।
लेकिन 2 और 3 के बीच में कैसा है, डबल बॉन्ड है, तो ये हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये लाइन ऊपर भी लगा सकते हैं, और ये लाइन हम ऐसे इसको घुमा के यहाँ से शुरू करोगे तो 1 कार्बन, ये कार्बन 2 और ये कार्बन 3, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये इसकी बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है, सेकंड एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। इसके अंदर नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, तो कैसे होगा, तो देखो 1 से और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये 1 2। 3 से 2 और 3 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये 3। 3 और 4 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो 4। लेकिन डबल बॉन्ड किसके बीच में, 4 और 5, तो 4 और 5 के बीच में हमने डबल बॉन्ड लगाया, और 6। दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको लेते हैं हम। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4। तो अगर हम देखो सीधा जैसे दिखाई दे रहा है, उसी फॉर्मेट में अगर हम इसको अ, रखने की कोशिश करेंगे, देखो एक एक बॉन्ड, एक्चुअल में एक बॉन्ड और है यहाँ, एक बॉन्ड, तभी तो यहाँ पूरे होंगे कार्बन की। तो अगर हम इसको सीधा सीधा जैसे दिखाई दे रहा है वैसे अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर दें, तो देखो 1, यहाँ बॉन्ड 2, यहाँ बॉन्ड 3, यहाँ 4। लेकिन ये तरीका गलत है, ऐसे रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। हमने बताया था एक से दूसरे पे कार्बन हमेशा टर्मिनल शो करेगा। तो देखो कार्बन यहाँ फर्स्ट कार्बन है, तो सेकंड कार्बन तक गए, तो ये 1, ये क्या हो गया 2। अब वो 2 और 3 के बीच में कैसा बॉन्ड है, ट्रिपल, तो ट्रिपल लाइन से शो कर दिया, और ये हमारे पास क्या हो गया 4। दैट इज नोन एज द बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। वी आर टेकिंग अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। यहाँ देखें, पहले चेन काउंट करेंगे, सीधी चेन लेंगे 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन काउंट करो हमेशा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि हम अगर हम ऐसे सीधा दिखाएंगे तो नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, जिगजैग फॉर्म में दिखाते हैं, 1 और 2। तो कार्बन जो फर्स्ट कार्बन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड कार्बन यहाँ गया, थर्ड, सेकंड और थर्ड के बीच में कैसा बॉन्ड है, सेकंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड शो करेंगे, और फोर्थ फिर हम इस तरह से ले आएंगे। ये जिगजैग फॉर्म में हम लेंगे, जरूरी नहीं कि आप ऐसे रिप्रेजेंट करो, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब इसके बाद 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन, तो हमने दिखा दिया, और 3 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, 3 नंबर पे दिखा है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे इसको, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं था, जैसे मैंने बताया वैसे करें, आपको जैसे इजी लगे, क्योंकि 4 कार्बन है, तो हमने 1 2 3 4, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, सिर्फ ये हमें ध्यान रखेंगे, हमने डबल बॉन्ड लगाया। 2 नंबर पे क्लोरीन अटैच है, तो क्लोरीन को ऊपर की तरफ दिखा दो। 3 नंबर पे OH अटैच है, तो OH को इस तरफ दिखा दो, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम इनको अपोजिट में रिप्रेजेंट कर देंगे। क्लियर, दैट इज नोन एज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन बॉन्ड लाइन फॉर्म। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कि काफी हमें IPSC करेंगे तो उसमें हमें इस पार्ट का काफी जरूरत पड़ेगी। चलिए, अगली हेडिंग डाल लेंगे आप, पॉइंट नंबर 2। यहाँ से फर्स्ट हमने रिप्रेजेंटेशन ली, सेकंड हम लेके चलेंगे क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी जगह आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। सेकंड, फर्स्ट हेडिंग आपको क्लियर है सभी को, कैसी थी फर्स्ट हेडिंग, उसके अंदर था रिप्रेजेंटेशन, तो हमने मोलिकुलर फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन देखी, उसके बाद हमने बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन देखी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए, हम कार्बन और हाइड्रोजन को नाम देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, इस तरह से हम नाम देके चलेंगे। तो प्राइमरी कार्बन होता है, प्राइमरी हाइड्रोजन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, सेकेंडरी हाइड्रोजन होता है। ये डिग्री शब्द जो है ये इसके ऊपर लगेगा इस तरह से, नीचे की जगह प्राइमरी, ऐसे ही सेकेंडरी के ऊपर इस तरह से लगेगा। ऐसे ही हमारे पास टर्सरी फॉर्म भी आएगी। तो चलिए पहले हम प्राइमरी को समझने की कोशिश करते हैं, प्राइमरी क्या होता है। तो हमने एक केस लिया, और उसके अंदर देखो ये रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हमने की, कार्बन, ये हमने केस लिया CH3 और CH3, दैट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला। और जब हमने इस तरह से ओपन किया बॉन्डेड फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया। तो चलिए, कार्बन एटम अटैच टू नो अदर कार्बन और टू ओनली वन कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन एटम। कहता है एक कार्बन यदि सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, आगे फर्दर किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो अगर एक कार्बन एक से जुड़ा हुआ है, तो ये हमेशा कैसा कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन एटम कहलाएगा। कैसा कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन एटम। इसको भी हम क्या नाम देंगे,
प्राइमरी कार्बन एटम। क्यों? क्यों ये भी एक से जुड़ा हुआ है, ये भी एक से जुड़ा हुआ है। आगे क्या कहता है, हाइड्रोजन एटम अटैच विद प्राइमरी और प्राइमरी कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। यदि प्राइमरी कार्बन है और उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे वो सारे हाइड्रोजन एटम कैसे कहलाएंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कहलाएंगे। तो ये सारे कैसे होंगे, प्राइमरी हाइड्रोजन एटम। नाउ क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी प्राइमरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। और प्राइमरी हाइड्रोजन एटम कितने हैं हमारे पास, 6 है। कंसेप्ट क्लियर। ऐसे ही सेकेंडरी कार्बन एटम एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन, कहता है हमने ये रिप्रेजेंटेशन की, ये हमारे पास है CH3 CH2 CH3, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है और ये इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। जब इसको हमने ओपन किया तो हमारे पास कुछ ऐसे बने। तो देखो इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है, सो इट इज नोन एज द प्राइमरी कार्बन। इस कार्बन के साथ कितने का अटैच है, एक इधर भी अटैच है एक इधर भी अटैच है, सो इट इज नोन एज द सेकेंडरी कार्बन। इसके साथ सिर्फ एक अटैच है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। तो हमसे पूछे प्राइमरी कार्बन कितने हैं, तो 2 हैं। और सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, तो 1 है। अब हमसे पूछे प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ, तो प्राइमरी कार्बन के साथ 1 2 3, ये भी प्राइमरी कार्बन है, 1 2 और 3। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। और हमसे पूछे कि सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन कितने, तो सेकेंडरी कार्बन के हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हमारे पास कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो हम बता सकते हैं कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन एटम्स इज नोन एज द सेकेंडरी कार्बन एटम। या तो इसको सेकंड और डिग्री दिखाएंगे इस तरह से, या लिखेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम्स। यदि एक कार्बन एटम 2 से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी कहलाएगा। एंड हाइड्रोजन एटम अटैच टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी कार्बन एटम इज नोन एज द सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, तो उसको हम सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम बोलेंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम टर्सरी और क्वाटनरी कार्बन एटम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। नाम से पता लग रहा है कि भी जो टर्सरी है इसका मतलब 3 से अटैच होगा, और जो टर्सरी कार्बन से अटैच होंगे वो टर्सरी हाइड्रोजन होंगे। क्वाटनरी है वो 4 कार्बन से अटैच होगा, और उसके साथ जो हाइड्रोजन एटम होंगे ही नहीं, क्वाटनरी में हाइड्रोजन एटम नहीं मिलेंगे आपको, कभी भी नहीं मिलेंगे। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, इसको ध्यान से देख पा रहे हैं, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, 4 कार्बन। अगर हम इन कार्बन को देखें तो ये कार्बन आगे चल के एक से अटैच है, सो इट इज नोन एज द प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन भी एक से अटैच है, सो इट इज नोन एज द प्राइमरी कार्बन। दिस कार्बन आल्सो अटैच, दिस वन कार्बन आल्सो अटैच टू वन कार्बन एटम, नोन एज द प्राइमरी। एंड दिस कार्बन अटैच टू 1 2 एंड 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो इट इज नोन एज द टर्सरी कार्बन। अब जो इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े होंगे ये प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाएंगे, क्योंकि प्राइमरी के साथ कनेक्टेड है। तो टोटल अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स, तो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स हमारे पास कितने हो गए टोटल, 9। हमसे पूछे सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन नहीं है तो सेकेंडरी की वैल्यू कितनी होगी, 0। और हमसे पूछे टर्सरी, तो टर्सरी के साथ सिर्फ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सो टर्सरी हाइड्रोजन एटम कितने होंगे, 1। और प्राइमरी कार्बन कितने हैं, 3, सेकेंडरी कार्बन 0, टर्सरी कार्बन कितना है, 1। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ऐसे जब हम क्वाटनरी की बात करते हैं तो कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच विद 4 अदर कार्बन एटम्स। यदि एक कार्बन 4 से जुड़ जाए तो उसको हम बोलते हैं क्वाटनरी, और उसको क्वाटनरी कार्बन एटम कहेंगे। लेट्स, ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ भी जुड़ा हुआ है, यहाँ भी जुड़ा हुआ है, ये कार्बन यहाँ भी जुड़ा हुआ है और यहाँ भी जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर देखो ध्यान से, एक कार्बन 4 के साथ जुड़ा हुआ है, सो इट इज नोन एज द क्वाटनरी कार्बन एटम। क्वाटनरी के अंदर कार्बन की वैलेंसी पूरी हो जाती तो सीधी सी बात हाइड्रोजन से जुड़ेगा नहीं, तो इसके अंदर कहीं भी आपको क्वाटनरी हाइड्रोजन एटम तो मिलेगा ही नहीं, ये कंसेप्ट कभी नहीं आएगा आपके पास। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। जब भी हमें केस मिले तो आसानी से हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटनरी हाइड्रोजन और कार्बन को देख पाते हैं। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन है और इसके अंदर हमसे पूछा गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन पूछा है हमसे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है। हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट इन इट। हमें बताना है कि इसके अंदर कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं, कितने टर्सरी हैं और कितने क्वाटरनरी कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम्स दोनों प्रेजेंट है। केस हमारे पास ये दे रखा है।
तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन कैसे करेंगे, तो ये जो फर्स्ट कार्बन है, इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3, तो तीनों हाइड्रोजन हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद सेकंड कार्बन ये है, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये। क्लियर। और ये हमारे पास कैसा हो गया, 7। तो सेकंड और थर्ड के बीच में, तो ये कार्बन फर्स्ट हुआ, ये सेकंड। ये सेकंड और थर्ड के बीच में कैसा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी 4 पूरी करके चलेंगे, थर्ड और फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स, फिर सेवन। तो इस तरह से हमने किया। और देखो यहाँ कार्बन के 4, यहाँ भी 4, हर जगह देखे कार्बन की वैलेंसी 4 4 की। अब देखते हैं हम, ये कार्बन आगे चल के एक से जुड़ा हुआ है, सो इट इज नोन एज द प्राइमरी। ये कार्बन आगे चल के 1, 2 और 3 से जुड़ा हुआ है, तो टर्सरी। ये कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, तो सेकेंडरी। ये सभी कार्बन दो दो कार्बन से अटैच है, तो सेकेंडरी, 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 सेकेंडरी। अब हमसे पूछे हाउ मैनी, हमारे पास ये पूछा जाए सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हैं, तो बताइए। तो हम सेकेंडरी कार्बन एटम बता पाएंगे कि नहीं, बताइए। आसानी से बता देंगे। तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा जाए प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं। तो प्राइमरी कार्बन एटम, ये देखिए 1 2 3 इससे जुड़े हुए हैं। सॉरी, पहले कार्बन एटम बताए, तो प्राइमरी कार्बन एटम कितने हैं, एक ही है। तो प्राइमरी कार्बन एटम हमारे पास हुआ एक। क्लियर। ये डिग्री ऑफ कार्बन हो गया, ये टोटल नंबर ऑफ हो गया। अब हमसे पूछे सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, तो सेकेंडरी 1 2 3 4 5। तो जो सेकेंडरी कार्बन एटम है वो हमारे पास कितने आए, 5 आ गए, 5 आ गए। उसके बाद टर्सरी कार्बन एटम से पूछे, तो टर्सरी कार्बन एटम हमारे पास एक है। और क्वाटनरी कार्बन एटम पूछे, तो क्वाटनरी कार्बन एटम क्या है, 0 है। हमारे क्वेश्चन में यही तो था, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटनरी, इनकी वैल्यू बतानी था। ऐसे हमसे पूछा है प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो प्राइमरी हाइड्रोजन, इसके साथ 3 जुड़े हुए हैं, तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हो गए। हमसे पूछा है सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने, तो सेकेंडरी हाइड्रोजन देखो टोटल काउंट कर लें। टोटल हमारे पास कितने होंगे सेकेंडरी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 हो गए, और तो कहीं है नहीं। तो हमारे पास सेकेंडरी कितने हो गए, 5 हो गए। तो सेकेंडरी हम कितने लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। और टर्सरी कार्बन, भाई टर्सरी कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कहाँ से होंगे, तो टर्सरी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि टर्सरी, हाँ, टर्सरी कार्बन तो है, ऐसा नहीं टर्सरी कार्बन एक है, लेकिन टर्सरी कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन नहीं है। तो वहाँ हम क्या लिख देंगे, टर्सरी की वैल्यू 0 हमारे पास आ जाएगी। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपकी स्क्रीन पे शेयर की हैं, ऐसी ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स आपको असाइनमेंट डीपीपी में मिलेंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये कंसेप्ट प्रैक्टिस से आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। तो आगे चलते हैं, हम अगले एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारी स्क्रीन के ऊपर है। तो चलिए फटाफट इसके आंसर बताएंगे हम, कि भी हमारे पास इसके अंदर हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड क्वाटरनरी कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट। इसके अंदर कितने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और क्वाटरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट है। तो इसको हम ओपन करेंगे स्ट्रक्चर को। तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन है, इसके साथ एक हाइड्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की बॉन्डिंग 3 होती है। और इसके साथ एक बॉन्ड आगे की तरफ गया। और नीचे हमारे पास जो रिंग है वो बेंजीन रिंग अपने पास इस तरह से आएगी। चलिए, अब कार्बन है इसके साथ नेक्स्ट, तो उसके साथ 2 हाइड्रोजन, उसको ओपन कर लिया हमने। नेक्स्ट कार्बन है, उसके साथ एक नीचे की तरफ और कार्बन, उसके साथ 3 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऊपर की तरफ। और अगला है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन साथ इस तरह से लग गए। अब अंदर आते हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड। अब कार्बन, क्योंकि ये सब कार्बन है और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ देखो, यहाँ जो कार्बन है उसकी वैलेंसी तो 4 होगी, लेकिन यहाँ कार्बन 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा इस तरह से। और आसानी से हम बता पाएंगे कि भी इस तरह से जब अटैच होगा तो क्या उसका आंसर आएगा। चलिए, अब आते हैं हम, हमें पहले कार्बन देखने कितने कार्बन अटैच है। अगर हम इस कार्बन को देखें, तो ये कार्बन एक से अटैच है, तो ये हमारे पास कैसा कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन होगा। ये कार्बन 2 से अटैच है, तो ये कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी।
ये एक से अटैच होती है, कैसा हो जाएगा, प्राइमरी। आगे देखें, ये कार्बन आगे चल के दो से अटैच है तो सेकेंडरी, ये भी दो से अटैच है सेकेंडरी, ये भी दो से अटैच है सेकेंडरी, ये भी दो से अटैच है तो कैसा हो जाएगा, सेकेंडरी, और ये भी सेकेंडरी। ये हमारे पास हो गए। अब इनके साथ जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ अटैच हो जाएंगे, तो उन हाइड्रोजन को बता पाएंगे हम कि भी ये हाइड्रोजन इसके साथ प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम इसके अंदर अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पॉइंट्स को अगर हम बताना चाहें तो आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए, इसके अंदर कौन सा प्राइमरी हुआ, कौन सा सेकेंडरी हुआ, कौन सा टर्सरी हुआ, ये हम बता पाएंगे अब हम। चलिए, तो नंबर्स हम इसके अंदर कैलकुलेट करके बताएंगे कि कितने नंबर्स इसके आएंगे। तो कैलकुलेशंस करते हैं हम, लेट्स वी स्टार्ट टू कैलकुलेट। अब हमारे पास सबसे पहले हम पॉइंट लेके चलते हैं कि जो प्राइमरी कार्बन है वो कितने हैं। तो प्राइमरी कार्बन आप देखेंगे ध्यान से तो 1 और 2, तो दो हमारे पास कितने प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं, तो सेकेंडरी कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास कैसे हैं, सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन कितने हैं, तो कहीं भी हमारे पास, सॉरी, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 होंगे हमारे पास सेकेंडरी कार्बन। टर्सरी कार्बन कितने हैं, 0 हैं। और क्वाटनरी कार्बन कितने हैं, 0 हैं। ये हमारे पास जीरो रिप्रेजेंटेशन होगी। ऐसे जब हम प्राइमरी हाइड्रोजन की बात करेंगे तो प्राइमरी हाइड्रोजन हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास 5 प्राइमरी हाइड्रोजन होगी। सेकेंडरी की बात करें, अच्छा हमने एक और छोड़ दिया अभी, अभी हमने जो किया है, ये कार्बन इससे एक बार अटैच है तो ये भी प्राइमरी है। तो प्राइमरी हमारे पास टोटल दो की बजाय कितने होंगे, 3 होंगे। और हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे, काउंटिंग करेंगे तो 9 हो जाएंगे, +3 और जोड़ दो इसके पास, 9 हो जाएंगे। क्लियर। और प्राइमरी हाइड्रोजन हमारे पास, सॉरी, सेकेंडरी कार्बन कितने हो गए थे, 1 2 3 4 5 6, 6 ही रहेंगे यहाँ। ठीक है। और अगर हम बात करें प्राइमरी हाइड्रोजन की, तो प्राइमरी हाइड्रोजन हमारे पास पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 और बढ़ जाएंगे इसके अंदर तो 8 हो जाएंगे। अब सेकेंडरी हाइड्रोजन की बात करें तो सेकेंडरी हाइड्रोजन हमारे पास एक तो यहाँ है, और एक यहाँ है, दो, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6, 6 हो जाएंगे। टर्सरी, क्योंकि टर्सरी कार्बन नहीं है तो हमारे पास टर्सरी हाइड्रोजन भी नहीं मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं तो उनको हम इस तरह से सोल्व करेंगे, और माइंड को कंसंट्रेट रखते हुए अगर हम कंसेप्ट को करेंगे तो हमें लगता है कहीं दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बताइए, विच हैव ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन, इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइमरी हाइड्रोजन रखता है, किसके पास प्राइमरी हाइड्रोजन हमें मिलेगा। चलिए, अब हम इसी केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट इज द प्राइमरी, ये क्या है, सेकेंडरी, और ये क्या है, प्राइमरी। इसमें देखो, इसमें प्राइमरी, 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 लेकिन ये कैसा हो गया, सेकेंडरी। इसमें देखो, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और ये प्राइमरी। इसमें देखो, ये प्राइमरी, ये प्राइमरी, ये टर्सरी, ये सेकेंडरी, और ये हमारे पास कैसा है, प्राइमरी। कहता है कि हमारे पास कोई ऐसा केस बताइए जिसमें सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन हो। तो देखो, यहाँ देखे जाएंगे तो यहाँ प्राइमरी हाइड्रोजन भी है, सेकेंडरी भी है, और प्राइमरी भी है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन है और सेकेंडरी हाइड्रोजन भी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन है, बिल्कुल है, सेकेंडरी हाइड्रोजन है, और फिर उसके बाद प्राइमरी मिक्सअप ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन इसके अंदर प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी हाइड्रोजन है, सेकेंडरी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ प्योरिटी से देखा जाए तो सिर्फ प्राइमरी हाइड्रोजन है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा, इसलिए इसका आंसर सेकंड दिया गया है। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए कि भी इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे उसको कैसे सोल्व करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन, लेवल को थोड़ा और अप किया। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, ये जो कंपाउंड दे रखा है इसकी करेक्ट स्टेटमेंट हमें आइडेंटिफाई करनी है, इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट पॉइंट आता है, ऑल कार्बन आर सेकेंडरी, ये इस तरह से वैल्यू रखी।
क्या सभी कार्बन सेकेंडरी हैं? तो हम सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो इसको हाइड्रोजन इसमें दिखा नहीं रखे, तो हम सबसे पहले इनके सभी के हाइड्रोजन्स को इस तरह से हम अलग करेंगे, ताकि आगे चल के हमें कोई कंफ्यूजन न हो। ये देखिए, अब इसमें से कार्बन निकालेंगे। तो ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, ये 3 से जुड़ा हुआ है तो टर्सरी, ये सेकेंडरी, ये भी सेकेंडरी, ये सेकेंडरी, ये सारे कार्बन सेकेंडरी, ये टर्सरी है, ये सेकेंडरी, ये भी कैसा है सेकेंडरी, और ये भी कैसा है सेकेंडरी। कहता है ऑल कार्बन आर सेकेंडरी, क्या सारे सेकेंडरी? नहीं, बीच में 2 टर्सरी भी आ रखे हैं, पहले स्टेटमेंट गलत। उसके बाद ऑल हाइड्रोजन आर सेकेंडरी, तो देखो हाइड्रोजन जितने भी जुड़े हुए हैं ये सारे किससे जुड़े हुए हैं? सभी सेकेंडरी से जुड़े हुए हैं। देखो ध्यान से, टर्सरी के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। हैविंग सेकेंडरी कार्बन एंड सेकेंडरी हाइड्रोजन ओनली, क्या सेकेंडरी कार्बन और सेकेंडरी हाइड्रोजन है? नहीं, टर्सरी कार्बन भी है इसके पास, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। हैविंग सेकेंडरी एंड टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन तो है लेकिन टर्सरी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर कैसा आएगा? सेकंड आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक किसी कैंडिडेट को डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला आता है हमारे पास कि जो कंपाउंड्स होते हैं, अब हमने देखो रिप्रेजेंटेशन सीख लिए, और अब हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं उनको एक्चुअल में किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है जनरली जो हमारे पास मिलते हैं। तो कंपाउंड जनरली 2 तरह के मिलेंगे हमें। एक तो मिलता है क्लोज चेन, और एक होता है हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स। दोनों बातों में फर्क होता है, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स में फर्क होता है। तो चलिए, क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करें हम, तो 2 तरह के कंपाउंड्स होते हैं। पहली कैटेगरी जो हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक, और सेकेंडरी कैटेगरी आती है उसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक रिंग्स इज फॉर्म बाय द कार्बन एटम ओनली, सिर्फ कार्बन एटम इन्वॉल्व होते हैं और उस चेन के बीच में कोई नहीं आता, तो ऐसे होते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे ये कार्बन फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो इसके बीच में कोई नहीं आया चेन के बीच में, तो ये होमोसाइक्लिक हो गया। यहाँ भी देखो कार्बन से कार्बन इंटरलिंक है और इसके बीच में कोई नहीं आया, दैट इज द होमोसाइक्लिक। यहाँ भी देखो कार्बन से कार्बन चेन कंटिन्यू है, मतलब जहां से शुरू हो और जो एंड हो, इनिशियल और एंडिंग सेम कार्बन अटैच है। जैसे यहाँ से हमने शुरू किया तो यहाँ जो फिनिश होके आएगा, तो ये फर्स्ट और ये देखो दोनों कार्बन से अटैच है। इस केस में भी देखो हमने यहाँ से शुरू किया, फर्स्ट और आखिरी कार्बन से अटैच है। रिंग इज फॉर्म बाय द कार्बन, कार्बन से तो बनेगी, एंड अदर एटम्स, कार्बन के अलावा भी एटम्स उस रिंग के अंदर आ जाएं, तो ऐसे केस कैसे होते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। जैसे यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, अब देखो यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक अलग कंपाउंड आ गया, फिर अगली चेन कार्बन की आ गई। तो अगर कार्बन चेन में कोई अदर आ जाता है, जैसे नाइट्रोजन आ जाता है, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं पायरिडीन। आप लोग याद कर लें, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ऐसे ही यहाँ कार्बन चेन है और इसके बीच में देखो नाइट्रोजन आ गया, इसके साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, 4 कार्बन, दैट इज कॉल्ड पायरोल। ऐसे ही ये अगर इस तरह से जुड़ जाए, दैट इज कॉल्ड फुरान। ये हमारे पास इस कार्बन की चेन में सल्फर अगर बीच में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड थायोफीन। तो ये हमें याद रखने होंगे, आगे चल के हमें काफी जगह काम आएंगे। तो होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक में आई थिंक आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से इन कंपाउंड्स को हम क्लासिफाई करते हैं और बता देते हैं इसके अंदर कि भी ये कंपाउंड किस कैटेगरी के अंदर आएंगे। अब देखो हमारे पास इसी टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ लिया। क्या क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स इन द रिंग। कहता है रिंग के अंदर नंबर ऑफ हेट्रो एटम्स कितने प्रेजेंट है। तो ये रिंग है कार्बन, तो यहाँ कार्बन रिंग के अंदर कितने हेट्रो एटम्स हो गए? 3, 3 हेट्रो एटम्स जो है चेन के अंदर प्रेजेंट है। यहाँ इसके अंदर कार्बन चेन ये है, तो ये CO दिखा रखा है, तो इस CO को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, CO को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये कार्बन चेन है 1 2 3 4, और देखो इसके अंदर ये एटम है, ये डिफरेंट है, तो इसके अंदर हेट्रो एटम कितना हो गया? 1। अगर हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आसानी से आप बता सकते हो कि चेन के अंदर कार्बन के अलावा अगर चेन में कोई अलग एटम है तो वो हेट्रो एटम है, और उसको हम बता सकते हैं कि इसके अंदर 3 है, इसके अंदर कितने हैं? 1 है। चलिए अगले पॉइंट पे हम देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन क्या है अपने पास? वेरी सिंपल क्वेश्चन दे रखा है
और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। क्वेश्चन है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ओलीफिनिक ओलीफिनिक एंड एस्टाइलिक फिनिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। ओलीफिनिक और एस्टाइलिक बॉन्ड इन द गिवन कंपाउंड। ये ओलीफिनिक क्या होता है? जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड अटैच हो जाते हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ओलीफिनिक बॉन्ड बोलते हैं। और कार्बन कार्बन जब ट्रिपल बॉन्डेड हो जाता है तो ऐसी कंडीशन कौन सी कहलाती है? एस्टाइलिनिक बॉन्ड कहलाता है। ये याद कर लेना, एक कंसेप्ट है, कोर कंसेप्ट है, इसको ब्रेन में अच्छी तरह से बैठा लेना। अगर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन है तो उसको ओलीफिनिक बोलते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे? एस्टाइलिनिक बॉन्ड बोलेंगे। जैसे ये कंपाउंड हमें दे रखा है तो इसके अंदर देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो यहाँ कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये रहा, और कहीं है नहीं है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितना है? एक है, तो इसलिए ओलिफिनिक बॉन्ड हमारे पास कितना होगा? 1 होगा। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कितना है? एक है, तो एस्टाइलिक बॉन्ड कितना होगा? एक होगा। तो ओलिफिनिक और एस्टाइलिक बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 1 1 हो जाते हैं। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। उससे पहले बस कंप्लीट एग्जाम्पल हो गए यहाँ तक। हमने पहले केस में रिप्रेजेंटेशन सीखी, उसके बाद फिर हमने क्लासिफिकेशन सीखी, और अब ये जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फोर्थ टॉपिक जो है इस पार्ट का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, होमोलोगस सीरीज। इस टॉपिक के अंदर ये जो चैप्टर है इसका बेसिक है। इस बेसिक के अंदर ये जो कुछ टॉपिक ऐसे थे जिनको हमें समझना बहुत जरूरी था। तो होमोलोगस सीरीज जो है वो क्या होती है, हम लोग 10th क्लास में भी इस पॉइंट को पढ़ चुके हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। होमोलोगस सीरीज तो क्या होता है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप arranged in increasing order of molecular mass of difference of CS2 group is known as homologous series, and the member of series are known as homologous। और इस तरह के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस मेंबर बोलते हैं। कहता है क्या है? सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है सेम फंक्शनल ग्रुप। कहता है फंक्शनल ग्रुप सेम हो। जैसे ये है OH ग्रुप, ये कैसा है? फंक्शनल ग्रुप है। इसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी OH फंक्शनल ग्रुप है, इसमें भी OH कैसा है? फंक्शनल ग्रुप है। तो कहता है सेम फंक्शनल ग्रुप, ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास डिफर ऑफ CS2 ग्रुप। कहता है ये एक दूसरे से किस में डिफर है? ओनली CS2 ग्रुप में डिफर है। ये देखो इसमें एक CS2 ग्रुप बढ़ा दिया तो ये आ गया हमारे पास, इसमें एक CS2 ग्रुप बढ़ा दिया तो ये आ गया, इसमें एक CS2 ग्रुप बढ़ा दिया तो ये आ गया। कैसे? ये CS3 है और इसके अंदर एक CS2 ग्रुप आप बढ़ा दोगे तो ये आ जाएगा। इसके देखो कंडेंस फॉर्म देखो, 2 कार्बन 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन OH हो गया। इसमें कहता है एक CS2 ग्रुप बढ़ा दो तो C2H5। इसमें हमने क्या कर दिया? CS2OH। देखो कितने कार्बन हो गए? 2 और 1 3, हाइड्रोजन 5 और 2 7, बढ़ गए। इसके अंदर कहता है जो C3H7OH है इसमें एक CS2 ग्रुप और बढ़ा दो, CS2OH। देखो 3 और 1 4, 7 2 9 OH। कहता है जो कंपाउंड एक दूसरे से सिर्फ किस में डिफर हो? CS2 ग्रुप में डिफर हो। किस में डिफर हो? ओनली CS2 ग्रुप में डिफर हो, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर? ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलिकुलर मास difference of CS2 group is known as homologous series and the member of the series is known as homologous। और ऐसे मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? homologous मेंबर्स बोलते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर है। अब नीचे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, होमोलोगस हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। अगर ये कंपाउंड और इस कंपाउंड की बात करें, बोथ आर होमोलोगस, तो इनकी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होंगी? सेम होंगी। क्यों? ड्यू टू द सेम फंक्शनल ग्रुप, एक ही फंक्शनल ग्रुप इनके अंदर प्रेजेंट है। बट डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि चेन बढ़ गई है तो उनका मोलिकुलर वेट है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो उसका डिफर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो क्या इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? बिल्कुल सेम है। क्या इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफर है? बिल्कुल डिफर है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या कर रहे हैं यहाँ? वेरिएबल कर रहे हैं। तो होमोलोगस सीरीज से रिलेट कंसेप्ट हमें क्लियर हो गया। चलिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ सम होमोलोगस सीरीज, कुछ होमोलोगस सीरीज लेते हैं और उनका हम जनरल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो सबसे पहले हम होमोलोगस सीरीज एल्केन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आगे तक जाएंगे तो इंपॉर्टेंट है। तो हमने लिया जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। एल्केन का मतलब जिन कंपाउंड्स के अंदर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो जनरल फॉर्मूला एल्केन का क्या होता है हमारे पास, CnH2n+2। एन की वैल्यू क्या होती है, 1 2 3 4। तो ये हमने एल्केन ली जिसमें एक कार्बन है। यदि हम इसमें CH2 ग्रुप बढ़ा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये देखो CH4 था और इसके अंदर हमने CH2 ग्रुप इंक्रीज कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3। देखो एक CH2 ग्रुप हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ये बन जाएगा। इसके अंदर एक CH2 ग्रुप और बढ़ा दो तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH3। देखो एक ग्रुप बढ़ा दिया हमने, इसमें बढ़ा दो कितना बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। देखो एक ग्रुप और इंक्रीज कर दिया। तो कहता है एक एक ग्रुप अगर इस तरह से इंक्रीज कर दोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा। अब ये क्वेश्चन आता है, ये कैसे बनाया आपने। जैसे एक कोई भी केस उठा लो, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 CH3। इसके अंदर देखो कार्बन कितने, 3, और हाइड्रोजन कितने, 3 3 6 2 8। क्लियर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CN, मतलब N की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है। तो हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी आएगी, अगर इसको हम कर दें 2H2n+2। तो ये देखो N की वैल्यू 3 आई, 3 दूनी 6 2 8, हो गए कि नहीं। तो ये हमारे पास 2 × 3 + 2, तो 8 हो गए कि नहीं। तो ये जनरल फॉर्मूला है, ये किसी में अप्लाई करोगे वहीं हो जाएगा। जैसे मान लो N की वैल्यू यहाँ कितनी है, 4 है, तो N की वैल्यू 4 है तो N की वैल्यू 4 रख दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। N की वैल्यू 3 है तो यही फॉर्मूला आएगा, N की वैल्यू 2 है तो यही फॉर्मूला आएगा। तो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो ये रहेगा, और इससे ये होमोलोगस सीरीज क्या होगी, डेवलप होगी। आगे बढ़ते हैं हम इसी केस में। एल्केन के बाद अगला कंपाउंड हमारे पास क्या आता है, एल्कीन आता है। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना होगा हमें जनरल फॉर्मूला एल्कीन का। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n, और यहाँ n की वैल्यू क्या होगी, 2 3, 1 नहीं होगी कभी भी। तो ये हमारे पास एल्कीन है। C2H4, देख लो 1 2, हाइड्रोजन कितने, 4 हैं तो हम 2 इधर लगाएंगे, 2 इधर लगाएंगे। तो कार्बन के बीच में यहाँ क्या लगेगा, डबल बॉन्ड लगेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन में अगर दो दो हाइड्रोजन लगा दोगे आप इस तरह से तो इसकी बॉन्ड टेट्रावेलेंसी पूरी नहीं होगी, तो इसके बीच में कैसा बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड। 1 2 3 4, देखो इस तरह से, तो ये एल्कीन का मेंबर हो गया। अब CH2 ग्रुप में डिफर करो तो CH2 बढ़ाते चले जाओ तो अगला ये मेंबर बनेगा। इसमें फिर CH2 बढ़ाओगे तो अगला मेंबर ये बनेगा, फिर CH2 बढ़ाओगे तो अगला मेंबर ये बनेगा। दीज आर नोन एज द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्कीन। सेम एल्काइन का अंदर अगर हम लेके चलते हैं तो एल्काइन का फॉर्मूला होगा CnH2n-2। अब देखो किसका भी निकाल लो, मान लो 4 वैल्यू है, तो n की वैल्यू यदि 4 है तो हमारे पास क्या बनेगा, C4, और 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए तो 6। तो देखो बना के नहीं बनाइए। n की वैल्यू 5 है तो ये बन जाएगा, n की वैल्यू 3 है तो ये बन जाएगा। दीज आर होमोलोगस टू ईच अदर। तो ये CH2 ग्रुप बढ़ाते जाओ तो ये एल्काइन के क्या हो जाएंगे, होमोलोगस हो जाएंगे। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम, जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, तो चलते हैं हम। एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है, ये याद रखना होगा आपको। और R जो है वो कोई भी हाइड्रोकार्बन चेन होगी। R क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। वो एल्केन की भी हो सकती है, एल्कीन की भी हो सकती है और एल्काइन की भी हो सकती है। एंड OH ये एल्कोहल का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप आर दोज विच रिप्रेजेंट द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। ठीक है। तो हमारे पास ये R की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे यहाँ है एल्केन का लिया तो CH3OH, अगर इसकी होमोलोगस सीरीज करोगे तो किसमें बढ़ा दोगे, CH2 ग्रुप में इंक्रीज कर दो तो ये होगा। इसमें यदि CH2 ग्रुप इंक्रीज कर दोगे तो ये हो जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्योंकि यहाँ एल्केन है तो एल्केन का फॉर्मूला ले लिया हमने, CnH2n+2, और हमारे पास CnH2n+2। यदि +2 करके चलोगे तो O लिख दोगे, और यदि हम +1 करके चलेंगे, एक हाइड्रोजन कम करके चलेंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप एसिड दिखा दो, और एल्केन का जो फॉर्मूला है वो इसके साथ अटैच करके दिखा दो। एल्केन में हमारे पास एग्जैक्ट फॉर्मूला ये आया था, CnH2n+2 ये था। और साथ में हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये एक बॉन्ड बना लेगा तो एक हाइड्रोजन को कम कर देगा तो इसको हम इस तरह लिख लेंगे, CnH2n+2।
H2N+1 और ये फिर OH ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखते हैं अल्कोहल की टाइप्स कितनी होती। तो अल्कोहल की इनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अल्कोहल की टाइप्स कितनी होती है? टाइप्स ऑफ अल्कोहल होंगे हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्सरी अल्कोहल। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसी बिहाफ पे हमारे पास कंसेप्ट आया। प्राइमरी अल्कोहल में OH ग्रुप कितने कार्बन से अटैच है? तो OH ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से। तो ये कैसा कार्बन हो जाएगा? प्राइमरी कार्बन। यदि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो यदि OH प्राइमरी कार्बन से अटैच है, OH किससे अटैच है? प्राइमरी कार्बन से, तो प्राइमरी अल्कोहल। यदि OH किससे अटैच है? सेकेंडरी कार्बन से, तो ये कार्बन देखो सेकेंडरी कार्बन है, तो कैसा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। यदि OH अटैच है किससे? टर्सरी कार्बन से, तो देखो ये कार्बन है, वो आगे चल के 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये कैसा हो जाएगा? टर्सरी अल्कोहल। जैसे हमने पढ़ा था प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन, क्योंकि वो प्राइमरी कार्बन था, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन था। ऐसे अल्कोहल के केस में यदि प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अटैच है तो सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी से अटैच है तो टर्सरी अल्कोहल। अगला जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। ईथर के केस में क्या होगा? ऑक्सीजन कहाँ होगी? बीच में होगी, ये अल्कोहल का ही डेरिवेटिव है, और दोनों तरफ क्या होगी? हाइड्रोकार्बन चेन होगी। यदि ऑक्सीजन बीच में आ जाए, यदि ऑक्सीजन कि एक तरफ हाइड्रोकार्बन चेन है, एक तरफ हाइड्रोजन है, दैट इज कॉल्ड एल्कोहल। यदि ऑक्सीजन के दोनों तरफ हाइड्रोकार्बन चेन आ जाती है ऐसे ROR, दैट इज कॉल्ड ईथर। तो ईथर का फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा वो इस तरह से बनेगा जनरल, CnH2n+2O। बना के देख लेंगे हम। ये देखो CH3O CH3। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने? 2 हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2। हाइड्रोजन कितने हो गए? 6। ऑक्सीजन कितनी होगी? 1। अब हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो एन की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी होगी? 2 रखो इसके अंदर। एन की वैल्यू 2 रखो तो C2। हाइड्रोजन कितने आएंगे? 2 2 4 2 6 और O। तो बताओ यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? दैट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। अगले फंक्शनल ग्रुप के ऊपर आते हैं हम, लेकिन ईथर के ऊपर ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, कि जनरल फॉर्मूला ऑफ ईथर पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप से पहले। तो ये हमारे पास ईथर हो गया। अब हम इसमें होमोलोगस सीरीज को अप्लाई कैसे करेंगे? क्योंकि CH2 ग्रुप बढ़ाना है। तो देखो ये हमारे पास फर्स्ट ईथर है, तो CH2 ग्रुप हम बढ़ाएंगे, तो CH2 ग्रुप हम इधर बढ़ाएं, इधर कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जैसे CH2 ग्रुप इसमें बढ़ाया तो इस तरफ एज इट इज रखा है CH2 ग्रुप, बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर। इसमें हमने CH2 ग्रुप बढ़ाया, तो ये इसका होमोलोगस है। कभी तुम कहो इसका होमोलोगस ये नहीं, नेक्स्ट CH2 ग्रुप में डिफर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट और सेकंड बोथ आर होमोलोगस टू ईच अदर, सेकंड एंड थर्ड होमोलोगस टू ईच अदर, एक दूसरे के होमोलोगस हैं, और जनरल फॉर्मूला हम बता चुके हैं। तो होमोलोगस के ऊपर अगर हमारा क्वेश्चन आता है तो आसानी से हम इस केस में बता सकते हैं कि इथर के केस में होमोलोगस कंपाउंड हमारे पास इस तरह से बनेंगे। इथर कि जो होमोलोगस सीरीज है उसके व्याप में जो स्ट्रक्चर बनाए हमने, इथर को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं हम। एक कैटेगरी इथर की होती है, उसको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल इथर, और एक कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल इथर। सिमेट्रिकल इथर में दोनों तरफ जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी या वैल्यू होगी वो इक्वल होती है, और अनसिमेट्रिकल इथर में इधर जो चेन होगी और इधर होगी, देखो इसके ऊपर डैश लगा दिया, तो ये दोनों क्या होंगे? डिफर होंगे। तो देखो बोथ साइड्स सेम ग्रुप, जैसे इस तरफ देखो CH3 तो ये फर्स्ट मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल इथर है। अगर हम दोनों तरफ, इस तरफ भी ये ग्रुप है, इस तरफ भी ये ग्रुप है, ये होमोलोगस नहीं है एक दूसरे के, तो ये हमारे पास होगा सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल इथर। ये हमारे पास सेकंड मेंबर ऑफ सिमेट्रिकल इथर, बट नॉट होमोलोगस। नॉट होमोलोगस, होमोलोगस नहीं है क्योंकि CH2 ग्रुप में डिफर नहीं है, ये तो ज्यादा हो गई इसके अंदर। लेकिन अनसिमेट्रिकल इथर में क्या होंगे? बोथ साइड डिफरेंट ग्रुप। अगर इधर ये ग्रुप है तो इस तरफ ये ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल। लेकिन अगर हम CH2 बढ़ा दें तो देखो ये CH2 बढ़ा दिया, बोथ आर डिफर, लेकिन ये इसका क्या हो जाएगा? होमोलोगस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका? होमोलोगस। तो ये फर्स्ट मेंबर अनसिमेट्रिकल, सेकंड मेंबर। यदि हमें टाइप्स ऑफ ईथर की बात करें तो सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में होमोलोगस नहीं मिलेंगे, और अनसिमेट्रिकल में होमोलोगस मेंबर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। ये वेरी सिंपल सा कंसेप्ट है और वेरी इंपॉर्टेंट है।
अल्डिहाइड की बात करते हैं हम। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। अल्डिहाइड के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO, और इसके लिए अल लिखा जाता है। जब IPC पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो यदि हमारे पास ये कंपाउंड है HCHO, एक ही कार्बन है, और इसका जनरल नाम होता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, इसके अंदर अगर हम CH2 ग्रुप जोड़ दें तो देखो CH2 ग्रुप आते ही हमारे पास ये कंपाउंड बन जाएगा। फिर इसमें CH2 ग्रुप जोड़ दें तो ये कंपाउंड, तो ये इसका होमोलोगस है, और ये इसका होमोलोगस है। इसका होमोलोगस ये है, और इसका होमोलोगस ये है। यदि हम जनरल फॉर्मूला देखें क्या बनेगा, तो चलिए इसके अंदर फॉर्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+O। तो देखो इसके अंदर n की वैल्यू कितनी है, 3 है। सॉरी, इसके अंदर n की वैल्यू निकालो कितनी है, 1 2 3। तो n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो C3H6O, करना है इसको कंडेंस। C3 का हाइड्रोजन देखो 3 2 5 और 1 6, H6 और O। तो ये देखो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो गया। तो CnH2nO, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्डिहाइड। ये फंक्शनल ग्रुप है, वेरी इंपॉर्टेंट अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप। ऐसे ही अल्डिहाइड से अगला मेंबर हमारे पास आता है, अगला फंक्शनल ग्रुप आता है। तो ये जनरल फॉर्मूला ऑफ कीटोन। तो कीटोन के अंदर क्या होता है, कार्बन के साथ इस तरह से C डबल बॉन्ड O ऐसे लगा होता है, दैट फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज द कीटोन। इसको कीटो भी बोलते हैं, कीटो फंक्शनल ग्रुप, हमें याद भी रखने होंगे। और अगर इसका होमोलोगस, ये एसीटोन का मेंबर होता है, कॉमन नेम होता है एसीटोन। इसके अंदर अगर CH2 ग्रुप कर दोगे तो ये मेंबर बनेगा, अगले के अंदर कर दोगे तो ये मेंबर बनेगा। तो ये इस तरह से होमोलोगस बना सकते हैं, और जनरल फॉर्मूला हमारे पास आएगा CnH2nO। यदि कीटोन में सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल की बात की जाए, तो देखो ये जो फंक्शनल ग्रुप है इसके दोनों तरफ देखो बराबर है। तो ये हमारे पास कैसा होगा, सिमेट्रिकल कीटोन होगा, क्योंकि दोनों तरफ ग्रुप जो है वो इक्वल है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ अलग ग्रुप है, यहाँ अलग ग्रुप है, तो ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी, यहाँ देखो यहाँ दोनों तरफ सेम है, तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल। इफ बोथ ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ ग्रुप अगर सेम है तो सिमेट्रिकल कंडीशन है, और डिफर है तो कौन सी कंडीशन हो जाती है, अनसिमेट्रिकल कंडीशंस हो जाती हैं। अब हमारे पास होमोलोगस का केस भी अब फिर वही यहीं से जनरेट होता है, यहाँ से हमें नए पॉइंट पता लगते हैं। यदि हमारे पास सिमेट्रिकल मेंबर है फर्स्ट मेंबर, और सेकंड मेंबर भी सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ हम सी सिमेट्रिकल रखना होगा, तो दोनों तरफ हमें CH2 ग्रुप बढ़ाना होगा, तो हमने दोनों तरफ बढ़ाया, तो ये सिमेट्रिकल मेंबर हो गया। लेकिन अनसिमेट्रिकल मेंबर में देखो, ये दोनों, ये इसका होमोलोगस नहीं है, लेकिन बोथ साइड ग्रुप जो है इसमें डिफर है, इसमें डिफर है, तो हमने CH2 ग्रुप यहाँ इंक्रीज किया, तो देखो ये इससे CH2 ग्रुप में डिफर है, तो ये इसका होमोलोगस हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट आ गया फिर वापस निकल के कि सिमेट्रिकल में होमोलोगस डेवलपमेंट नहीं होगी, और अनसिमेट्रिकल में होमोलोगस डेवलपमेंट होगी। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगला फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखें, तो हमारे पास जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो हमारे पास ये रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो ये रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको COOH भी लिखा जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और नाम में लिखा जाएगा ओइक एसिड, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर कार्बोक्सिलिक का मेंबर हमारे पास है, और CH2 ग्रुप से अगर इसको डिफाइन किया जाए, तो इस तरह से इसके होमोलोगस बनेंगे, और जनरल फॉर्मूला CnH2nO2 का हमारे पास बनेगा। अगला अगर हम फंक्शनल ग्रुप देखें इसके अंदर नेक्स्ट, क्योंकि हम जनरल फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं तो उसी के ऊपर है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास ये बनता है कार्बोक्सिलिक एस्टर, ये इसको जनरल भाषा में एस्टर भी कहा जाता है। तो एस्टर में हमारे पास ये मेंबर बनेगा, कार्बोक्सिलिक है, और यहाँ H की जगह अगर हम R लगा दें तो ये हमारे पास एस्टर बन जाता है, इसको लिखा जाता है RCOOR। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एस्टर की। तो ये डेरिवेटिव किसका है, कार्बोक्सिलिक का है, तो कार्बोक्सिलिक एस्टर बोलते हैं, या कॉमन भाषा में एस्टर बोलते हैं। तो यहाँ H की जगह क्या आ गया, हमारे पास कार्बन आ गया। तो देखो ये CH2 ग्रुप में डिफर करेंगे, तो ये इस तरह से होगा, और जनरल फॉर्मूला हमारे पास CnH2nO2 का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। एक बार आपको ये लर्न करने होंगे, फिर उसके बाद हम इसका यूज करना सिखाएंगे। यदि हमारे पास अनहाइड्राइड, मतलब दो कीटोन जो ग्रुप हैं उनके बीच में इस तरह से ऑक्सीजन आ जाए, तो ये अनहाइड्राइड, और अनहाइड्राइड का नाम होता है वाटर मॉलिक्यूल। जैसे दो कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया हमने,
कि देखो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम ले लें इस तरह से, तो उसमें से अगर वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर निकाल दें, देखो ये देखो वाटर मॉलिक्यूल्स हमने क्या कर दिया इसमें से बाहर निकाल दिए, तो अनहाइड्राइड, हाइड्राइड को हमने क्या कर दिया इसमें से रिमूव कर दिया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, नीचे क्या बच गया हमारे पास भाई, 2 कार्बन थे तो सी डबल बॉन्ड और एक इसके साथ है तो सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो यही तो रिप्रेजेंटेशन हुई। ये भी कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है, अनहाइड्राइड भी किसका डेरिवेटिव है, कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है। क्यों? क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल देंगे तो हमारे पास इस तरह से जो बनेगा उसको हम अनहाइड्राइड बोलेंगे, और अगर हम CH2 ग्रुप में डिफर कर दें, CH2 ग्रुप जोड़ के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास इसके होमोलोगस, और फॉर्मूला देखो CnH2n-2O3, ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा। अगर हम किसी भी कंपाउंड इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो हमारे पास केस जैसा दिखाई दे रहा है उसी तरह का हमें रिप्रेजेंटेशन नजर आएगी। अमीन, अमीन जो होते हैं उनके अंदर NH2 ग्रुप अलग आ जाता है फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर। तो जैसे इसके अंदर NH2 ग्रुप है, ये CH2 में डिफर हो गए तो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप। तो जो NH2 ग्रुप रखते हैं जिसके पास, वो सारे डेरिवेटिव किसके होते हैं, अमीन के होते हैं। और जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये बनेगा CnH2n+3, और ये हमारे पास n इसके साथ लग जाएगा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अमीन। अभी मैं आपको सब बता रहा हूँ, ये सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। सेम जो हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अमीन भी उसी फॉर्मूले पे है। यदि ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ तो प्राइमरी अमीन, यहाँ हमारे पास प्राइमरी अमीन 1 कार्बन ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हुए हैं ये इसके साथ डिसाइड करेंगे कि ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है या टर्सरी अमीन। यहाँ एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अमीन है। देखो इसके साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो प्राइमरी अमीन है, इसके साथ भी एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़ जाएंगे, 2 कार्बन, तो देखो इस नाइट्रोजन के साथ अगर 2 कार्बन जुड़ गए तो सेकेंडरी अमीन, इस नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन जुड़ गए तो ये कैसी होगी, सेकेंडरी अमीन। यदि 3 कार्बन ऑन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़ गए, 3, देन इट इज कॉल्ड टर्सरी अमीन। इसको हम क्या कहेंगे, हम टर्सरी अमीन कहेंगे। कि नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं ये डिफाइन करेगा ये प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, या फिर ये हमारे पास कैसी अमीन है, टर्सरी अमीन है। यहाँ देख पा रहे हैं एक ही कार्बन है, यहाँ देख पा रहे हैं 2 कार्बन है, यहाँ देख पा रहे हैं 3 कार्बन इसके साथ अटैच है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन की कैटेगरी में हम रखते हैं। अगर हम आगे बढ़ते हैं इसमें, तो हमारे पास अगला फंक्शनल ग्रुप आता है साइनाइड, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप आता है, और इसको CN, ऐसे देखो इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरह से, तो ये साइनाइड है। और HCN के मेंबर में अगर CH2 ग्रुप डिफर कर दें तो ये इसका होमोलोगस, ये इसका होमोलोगस, और फॉर्मूला हमारे पास CnH2n-1 बनेगा। तो ये साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है, बहुत ही फास्ट जहर होता है, टच करते आदमी मर जाता है। आइसोसाइनाइड का मेंबर, अगर आइसोसाइनाइड की बात करें, साइनाइड जैसा ही होता है, लेकिन इसके बीच में वहाँ क्या होता है, डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं। और अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की हेल्प से, तो ये हमारे पास आइसोसाइनाइड का मेंबर बन जाता है। साइनाइड जैसा ही होता है आइसोसाइनाइड, ये इसके होमोलोगस मेंबर हो जाएंगे इस तरह से। और जनरल फॉर्मूला हमारे पास बनेगा CnH2n-1n, ये हमारे पास आइसोसाइनाइड का होमोलोगस डेवलपमेंट होगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है, बताइए फटाफट कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर होमोलोगस, इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो होमोलोगस होगा। तो देखो इसके अंदर और इसके अंदर कहीं 3 कार्बन है, यहाँ भी 3 कार्बन है, होगा नहीं। यहाँ कितने कार्बन है, एक एक है। ये दोनों कार्बन डिफर थे, ये दोनों एक तरफ आ गए, 2 कार्बन यहाँ है, 2 कार्बन यहाँ है, नहीं बनेगी बात। 2 कार्बन यहाँ है, यहाँ 3 कार्बन हुए, लेकिन ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप डेवलपमेंट नहीं हुई इसके अंदर, क्योंकि CH2 ग्रुप में डिफर होने चाहिए, तो CH2 ग्रुप में डिफर नहीं हुए, इधर से इधर बढ़ गया सिर्फ इसमें। इसमें देखो चेन में CH2 ग्रुप डिफर होना चाहिए, यहाँ CH3 था, तो यहाँ देखो CH3 और इसके तुरंत बाद क्या आ गया, CH2 ग्रुप आ गया। क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अगर हम बिल्कुल जहां से CH3 है उसके तुरंत बाद CH2 लगना चाहिए, तो CH3 के तुरंत बाद यहाँ CH2 लगाए, तो ये होमोलोगस होगा एक दूसरे का। और वैसे उस तरफ लगाओगे, वैसे लगाओगे तो वो होमोलोगस सीरीज में काउंट नहीं होगा।
मतलब अब तक जो हमने पढ़ा उसका एक अच्छा खासा एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया है। चलो बताइए, ये कौन से होमोलोगस होंगे इसके अंदर? हायर होमोलोगस ऑफ CH3NH3, कौन सा इसका होमोलोगस? तो CH2 ग्रुप में डिफर होना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास है, ये कंपाउंड है CH3 की ट्वाइस NH, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3NH CH3, इसका होमोलोगस ढूंढना हमें। तो देखो ये दो कार्बन थे, तो हमने क्या किया, इधर हमें स्ट्रक्चर यही रखना है, ऐसा नहीं स्ट्रक्चर को डिस्ट्रैक्ट करना है, स्ट्रक्चर यही रखना है। तो इस ये केस तो हो ही नहीं सकता। यहाँ भी हमने देखो NH2 को बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ भी हमने N को तो बीच में रखा, लेकिन इसके साथ NH2 ग्रुप बढ़ा दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ स्ट्रक्चर एज इट इज रखा और उसमें CH2 ग्रुप, तो स्ट्रक्चर एज इट इज है और इसके साथ एक CH2 ग्रुप हमने इंक्रीज कर दिया। इसलिए 4 ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि होमोलोगस के केस को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। थर्ड मेंबर ऑफ एस्टर इज, थर्ड मेंबर ऑफ एस्टर इज, एस्टर का थर्ड मेंबर कौन सा होगा? थर्ड मेंबर, तो मतलब फर्स्ट मेंबर हमारे पास ये होगा RCOR, ये तो पहला मेंबर हो गया हमारे पास, फर्स्ट मेंबर। अब इसके अंदर भाई हम ये देखो, ये एस्टर है क्या? ये एस्टर नहीं है क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब एस्टर का सेकंड मेंबर जो है वो RCOR, तो ये हमारे पास सेकंड मेंबर, खुद तो एक एस्टर होता ही है, तो एक ये होगा CH3CO, ये एस्टर का मेंबर हो गया। अगर इसके अंदर अगला मेंबर बढ़ाओगे तो किस में बढ़ना चाहिए? CH2 ग्रुप में बढ़ना चाहिए। तो CH2 ग्रुप यहाँ बढ़ेगा, तो देखो ये देखो एक CH2 ग्रुप हमने इंक्रीज कर दिया, तो देखो ये हमारे पास थर्ड मेंबर हो गया। क्लियर? ये हमारे पास फर्स्ट मेंबर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक का मेंबर हो जाएगा अगर हम इस तरफ रख देंगे, तो क्योंकि एस्टर में दोनों तरफ R होने चाहिए। तो ये हमारे पास CH3OCH3, और इसमें ग्रुप बढ़ा दोगे तो ये हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास कौन सा होगा? थर्ड मेंबर ऑफ एस्टर की फॉर्मेशन कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये किसको रिप्रेजेंटेशन करता है, इसके बारे में हम बता दें। एसिड के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है? तो सीधा सा तरीका है, इसके अंदर N की वैल्यू रख लो। हमारे पास क्या दे रखा है? CnH2nO2, ये दे रखा है। N की वैल्यू मान लीजिए हम 2 रख देते हैं, तो C2, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? H4O2। अब हमारे पास C2H4O2, तो ये किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? CH3, अब एक दो O बच गए, इसके बाद O और O, तो CH3OOH, नहीं, R, ये हमारे पास एसिड देखो ये बना रखा है ना, देखो CH3OH, तो 4 कार्बन हो गए। ये देखो CH3 और दूसरा कार्बन और है, तो COH, ये बन गया ना हमारे पास CH3COH। तो ये किसको बताता है? एसिड को बताता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके अंदर एस्टर भी बन सकता है क्या? तो RCOR, तो CH3COOCH3, अगर ये मेंबर इस तरह से रिप्रेजेंट हो तो हमारे पास एस्टर का मेंबर बन सकता है। लेकिन एस्टर का मेंबर बनने के लिए हमारे पास ये होगा, तो RCOR। हाँ, ये हम कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर भी कहा जाता है। जैसे ये होता है ना CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसको फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर भी कहा जाता है। लेकिन इसको अगर हम R मतलब हाइड्रोकार्बन से रिप्रेजेंट कर देते हैं तो सेकंड मेंबर बन जाता है, उसके बाद हम CH2 लेके आते हैं तो थर्ड मेंबर बन जाता है। तो इसको फर्स्ट मेंबर ऑफ एस्टर भी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो दोनों ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम। विच इज नॉट ए मेंबर ऑफ सेम सीरीज, कहता कौन सा मेंबर सेम सीरीज का नहीं है, डिफर सीरीज का है। सेम सीरीज का मतलब CH2 ग्रुप में डिफर होना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास है CH3 CH2, और ये अपने पास CH3 हो गया, ये अपने पास CH3 CH3, ये अपने पास है CH3 CH2, ये CH2 CH3, और ये अपने पास है CH3
CH2 इन सब में देखो तो इन सब के अंदर जो कीटोन ग्रुप है वो सेंटर में, लेकिन इसके अंदर कौन सा ग्रुप हो गया CHO, तो ये फंक्शनल ग्रुप हो गया CHO, दैट इज द अल्डिहाइड। और बाकी सभी के अंदर कौन सा है, कीटोन ग्रुप है, इसलिए ये इस सीरीज का नहीं है, क्योंकि सीरीज की खास बात होती है फंक्शनल ग्रुप मस्ट बी सेम, ये होना चाहिए। अगले पॉइंट पे हम चलते हैं। सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन इज नंबर ऑफ कार्बन एटम इन सेकेंड मेंबर ऑफ कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप का सेकेंड मेंबर अगर हम ले लें तो जैसे ये हमारे पास कीटोन है CH3CO CH3, ये कीटोन का फर्स्ट मेंबर हो गया। तो सेकंड मेंबर लेंगे तो उसमें प्लस क्या करना पड़ेगा हमें, CH2 ग्रुप, तो CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड O CH3, तो एक मेंबर बढ़ा दे तभी तो, ये तो फर्स्ट मेंबर हो गया, ये कौन सा हो गया सेकंड, तो सेकंड में कार्बन आइटम कितने हो गए 1 2 3 4, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। जनरल फॉर्मूला अभी आप लोगों को बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि अमीन के अंदर जनरल फॉर्मूला हमारे पास ये लेके चलेंगे, तो हम इस फॉर्मूले को अमीन के अंदर लेके चलेंगे, भूल भी जाओ तो अपना किसी भी एक कंपाउंड को रख के फॉर्मूला हम वहां से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं। सेकेंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल इथर, इथर है लेकिन अनसिमेट्रिकल है, तो देखो ये अनसिमेट्रिकल इथर है, ये सिमेट्रिकल है, तो ये इस कंपटीशन से बाहर हो गया, ये इथर है ही नहीं, और ये हमारे पास इथर है, लेकिन हमें सेकंड मेंबर बताना है हमें। तो देखो इथर का जो फर्स्ट मेंबर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH3O CH3, ठीक है। सेकंड मेंबर ऑफ अनसिमेट्रिकल इथर, इथर का सेकंड मेंबर हो लेकिन अनसिमेट्रिकल का होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास है, इसके अंदर अगर आप CH2 ग्रुप जोड़ोगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा CH3O CH2CH3, तो देखो ये इसका सिमेट्रिकल इथर जो सिमेट्रिकल इथर है, ये तो सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल इथर है, तो अनसिमेट्रिकल इथर का ये कैसा मेंबर है, फर्स्ट मेंबर है। तो सेकंड मेंबर कैसे होगा, सेकंड मेंबर की पॉसिबिलिटी ये है कि इसमें CH3 ग्रुप बढ़ा दो तो ये हो सकता है CH2 CH2 CH3, एक तो ये सेकंड मेंबर हो सकता है, ये तो फर्स्ट हो गया सेकंड, ऐसा कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा, तो दूसरा ऑप्शन क्या बनता है, इसमें ये बनता है CH3O, और इसके साथ इन्होंने नीचे की तरफ बढ़ा दिया, ये भी तो सेकंड मेंबर ही है, क्लियर, क्योंकि यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी कितने कार्बन है, 4 ही है, कार्बन एटम तो 4 यहाँ भी 4 यहाँ, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास बन रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज का जो लेक्चर था हमारा उसके अंदर हमने कंप्लीट जो क्लासिफिकेशन से लेके और हम एंड तक पहुंचे जहां हमने कंप्लीट कंसेप्ट को आज समझने की कोशिश की है, और मुझे विश्वास है कि ये कोर कंसेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि 9th क्लास में भी आता है, 10th क्लास में भी आता है, और इसको समझने के बाद हम आगे की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो समझना हमारे लिए आसान होगा। तो आई होप कि ये पार्ट आपको ऑर्गेनिक को सिंप्लीफाइड करने में काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।